नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। वर्तमान में मैं निखिल केसरी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्नों को लेकर। ऐसे प्रश्नों को यहां डील किया जाएगा जो आने वाले व्यापम के एग्जाम में पूछे आपसे अक्सर जाते हैं। लगातार हमारे द्वारा प्रत्येक दिन हर सब्जेक्ट को लेकर कुछ ऐसे प्रश्नों पर डील किए जाएंगे जो आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको सहायता उपलब्ध हो सके। खासकर एसआई की जो अभी आने वाले एग्जाम है उसमें और अधिक आपको उपयोगी महसूस होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी देना आवश्यक है कि हमारा एसआई का टेस्ट सीरीज 12 जून से प्रारंभ हो चुका है। आप अधिक संख्या में इसे ज्वाइन करके अपने आने वाले जो पेपर है एसआई को लेकर उसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों हमारा जो लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज होता है जो मोस्ट अवेटेड है वो भी चालू हो चुका है। 26 जून से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही ये 3 चरणों में फिर से होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि प्रथम 200 बच्चों को यहां पास जो ऐप में ज्वाइन करेंगे उन्हें 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कुछ ही सीट बचे हुए हैं, कल से ये चालू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। आप जितना जल्दी हो सके इसे ज्वाइन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। उसके साथ साथ एक और जानकारी कि हमारी सीजीपीएससी प्री को लेकर एक हिंदी मीडियम की बैच चालू हो रही है जो शाम के 9 जून से, और यहां पर 14 जून से भी एक बैच है जो प्री प्लस मेंस को लेकर है मॉर्निंग की। ठीक है, ये भी मॉर्निंग की ही बैच है जो हिंदी मीडियम की बैच है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर हम लोग। हमारा जो पहला प्रश्न है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अभी वर्तमान में आरबीआई के द्वारा क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि वो महात्मा गांधी सीरीज के नोटों को बंद नहीं करने वाले हैं। व्यापम का ट्रेंड रह चुका है कि वो जो वर्तमान में घटनाएं चल रही उससे प्रश्न पूछ लेता है वो। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा यही महात्मा गांधी सीरीज के ऊपर है कि किस ईयर में महात्मा गांधी जी की तस्वीर पहली बार छापी गई थी नोटों में। क्वेश्चन की प्रकृति यह है कि हमने कब पहली बार महात्मा गांधी जी को नोट में प्रिंट किया था। तो इसका जो उत्तर है वो है 1969। 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। 100 वर्ष की इनकी जो जन्म दिवस थी उसको यादगार बनाने के लिए 1969 को महात्मा गांधी जी का पहली बार तस्वीर क्या किया था, छापा गया था। लेकिन यदि यहां पर प्रश्न की प्रकृति चेंज हो जाए कि महात्मा गांधी सीरीज कब से चालू हुई थी, जो वर्तमान में हम लोग देखते हैं वो महात्मा गांधी सीरीज को लेकर है। तो दोस्तों ये जो सीरीज चालू हुई थी उसका उत्तर आपको लगाना है 1996। सीरीज कब से चालू हुई? 1996 से चालू होती है। और पहली बार कब छापे गए थे तो ये है 1969। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरीज का डेट अलग है और पहली बार का जो छापने का डेट है वो भी क्या है, अलग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है। मतलब हमको यहां पास बैंकों के गठन के बारे में बताना है कि कौन सा बैंक कब गठित हुआ है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। एक एक इंडिविजुअल को ही पूछ लेता है कि ये वाला बैंक, एक्स वाला बैंक कब गठित हुआ था, वाई वाला कब गठित हुआ था। इस प्रकार के प्रश्नों पर विशेष रुचि रहती है व्यापम की। तो इसमें पहला है आरआरबी, रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक, आरआरबी का। इसकी स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को की गई। फिर है अग्रणी बैंक योजना, अग्रणी बैंक योजना। इसकी शुरुआत आरबीआई ने 1969 को की थी। फिर है नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई। उसके बाद है एसबीआई। एसबीआई की जो स्थापना है वो जो फाइनल उसका जब एक्ट बना था वो जुलाई 1955 को था। डेट वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पे हमें किसको रखना पड़ेगा, एसबीआई को। फिर हमें रखना पड़ेगा अग्रणी बैंक योजना को, मतलब 4 के बाद 2। फिर हमें रखना पड़ेगा आरआरबी को 1 और उसके बाद नाबार्ड को 3। तो 4, 2, 1, 3 हमारा क्या होगा, ये कालक्रम के हिसाब से उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां से आप प्रश्नों की प्रकृति को समझिएगा
कि किस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएगा, इस बात को आप समझिएगा। तो यहां पास आपको क्या करना है कि जो भी बैंक का गठन का जो सीरीज है उसे आपको याद रखना होगा कि कौन से बैंक किस ईयर में गठित हुए हैं। ठीक है, जैसे यदि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बैंकों के बारे में इसमें बता दूं या फिर जो सीक्वेंस है उसको भी ध्यान देते हैं, तो 1806, 1840 और 1843 ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे। बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों को 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, इंपीरियल बैंक। फिर इन्हीं को 1955 में राष्ट्रीयकृत करके या एक्ट के माध्यम से एसबीआई का गठन कर दिया जाता है। तो एसबीआई का गठन 1955। फिर और क्या याद रखना है आपको अगर इंपॉर्टेंट है तो 1934 में आरबीआई का एक्ट पारित हुआ था, उसको लेकर भी आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद 1935 को आरबीआई का गठन हो गया था। जो आरबीआई का गठन है वो कब हुआ? 1935 को। 1949 को बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ था। बैंकिंग जो रेगुलेशन अधिनियम है वो कब पारित हुआ? 1949 को। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बैंकों को लेकर, आपको उन्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे नाबार्ड 1982, आरआरबी 1975। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ब्याज भुगतान से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि बजट में जो ब्याज भुगतान का हिस्सा होता है वो कौन से मदों में चले जाता है। इससे पहले मैंने बजट को लेकर एक वीडियो पूरा प्रॉपर बना रखा है, यदि हो सके तो मैं उसे कमेंट में पिन करा दूंगा, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। उससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बजट में कौन सा हिस्सा कौन से मद में जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, किसको कहां रखना चाहिए, कैसे सरकार के आयों को हम विभाजित कर देते हैं, सारी जानकारियां दी गई हैं। यदि इस प्रश्न की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो यहां पर हमें समझना होगा कि जो बजट है उसमें हम आय को दर्शाते हैं और व्यय को दर्शाते हैं। जाहिर सी बात है, ब्याज भुगतान की बात कर रहा है तो ब्याज भुगतान हमारा व्यय होगा, यह खर्च है भारत सरकार का। तो व्यय में भी हम दो प्रकार से व्यय देखते हैं, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है गैर राजस्व व्यय। गैर राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय भी कह दिया जाता है। तो जो राजस्व व्यय होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं बाध्यकारी व्यय, हमें इसे देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो खर्च है हमको उठाना ही पड़ेगा, इसके बिना सरकार नहीं चल सकती, सरकारी तंत्र नहीं चल सकता, देश के संचालन में दिक्कतें आ जाएंगी। दिन प्रतिदिन के खर्चों को राजस्व व्यय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरकार को यहां खर्च करना पड़ेगा। ये अनुत्पादक है, अनुत्पादक है, ये उपभोगात्मक है, केवल उपभोग करने के लिए ही है। राजस्व व्यय में हम शामिल करते हैं सबसे पहले ब्याज भुगतान को। आंसर आपको पता चल गया होगा कि यहां पर आंसर हम क्या लेने वाले हैं, ब्याज का भुगतान राजस्व व्यय के हिस्से में चले जाता है, उत्तर ए हो जाएगा। उसके साथ साथ सरकारी खर्चे, जो भी सरकारी कार्यालय के खर्च हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। फिर रक्षा खर्च को शामिल कर लिया जाता है, कुछ अनुदान को शामिल कर लिया जाता है, कुछ सेवाओं जैसे हॉस्पिटल, रेलवे, सड़क, परिवहन, ये सब कुछ भी यहां पर क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से राजस्व के हिस्से में इन्हीं सभी को क्या है, शामिल किया जाता है। उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो यह भी प्रश्न बनता है कि भारत सरकार का सर्वाधिक खर्च वाला मद या फिर सर्वाधिक खर्च वाला जो आइटम है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। कौन सा हिस्सा है, ये राजस्व व्यय का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो आर्थिक क्षेत्रों से है कि भारत में सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है। कौन कौन सा सेवा क्षेत्र में शामिल है, बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। तो जो अर्थव्यवस्था है उसे हम तीन क्षेत्रों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, एक को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र और एक को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रों को हम लगभग 5 भागों में बांट देते हैं। भारतीय स्तर पर 4 और छत्तीसगढ़ में 5 स्तर पर चले जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फसल, फिर वानिकी, फिर आता है मत्स्य,
फिर आता है यहां पास पशुपालन, देन खनन, उत्खनन। फिर द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, फिर आता है विद्युत, गैस, जलापूर्ति, इनको शामिल कर लिया गया। फिर बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र में शामिल होता है, इसे मिटा के मैं नीचे लिख रहा हूं, तृतीय क्षेत्र लगभग 6 से 7 क्षेत्रों में से विभाजित कर दिया जाता है। सीएसओ ने इसे टोटल 3 क्षेत्र और 14 सेक्टर में विभाजित किया था। तृतीय क्षेत्र में बीमा, बैंकिंग, परिवहन, लोक प्रशासन, विभिन्न प्रकार की सेवा, भंडारण, इन सभी को तृतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन यहां पास प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के नाम से प्रश्न नहीं पूछा गया, यहां सेवा के नाम से पूछा गया। होता क्या है दोस्तों कि अगर आप फसल, वानिकी, मत्स्य और पशुपालन को मिलाओगे तो यह बनता है कृषि क्षेत्र। यह क्या है? कृषि क्षेत्र बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि क्षेत्र शामिल है। खनन और उत्खनन के साथ यदि आप पूरा का पूरा द्वितीय क्षेत्र मिलाओगे, खनन उत्खनन के साथ पूरा का पूरा द्वितीय क्षेत्र मिलाओगे तो यह बनता है उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और उद्योग। और पूर्ण रूप से तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। देखते हैं प्रश्न की ओर क्या बोल रहा है। खनन उत्खनन, जी नहीं, यह प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है, या यूं कहें इसे उद्योग क्षेत्र है। ये दोनों है, मतलब पहला तो हमारा उत्तर नहीं होगा। जहां जहां पहला उससे हम क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं। फिर देखते हैं परिवहन एवं संचार, जी हां दूसरा होगा। तीसरा होटल, जी हां होटल प्राप्तियां भी होंगी। वानिकी और जो मत्स्यिकी है वो भी प्राथमिक या कृषि क्षेत्र में चले जाते हैं, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। चौथा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, जो ट्रिकी भी है, वो है उत्खनन और खनन को लेकर। क्या है ये? तो जब कभी भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उनमें जो संरचनात्मक, जो हमारे जो संरचना है, मशीनरी है, उसकी जब बात करते हैं तो उसमें जो प्राकृतिक संसाधनों से हम डायरेक्ट क्या करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं उन्हें, और उनका हम क्या कर लेते हैं? उपभोग कर लेते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो हमें प्रकृति के संसाधनों से प्राप्त होते हैं और हम उसका बिना परिवर्तन के स्वतः उपलब्ध कर लेते हैं, उपयोग में ले आते हैं, उन सभी क्षेत्रों से संबंधित जो भी मशीनरी है, जो भी है, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में चली जाती है। खनन उत्खनन भी इसी क्रम में प्राथमिक में आ जाता है। क्यों? क्योंकि खनन से हमको जो भी खनिज, उत्खनन से जो भी खनिज प्राप्त होगा वो प्रकृति से प्राप्त होगा। प्रकृति से प्राप्त होने के कारण उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। लेकिन है तो ये बड़ी मशीनरी वाला क्षेत्र, बड़े बड़े उद्योग, और इसमें क्या है? औद्योगिक वाले क्षेत्र शामिल होते हैं, इसलिए उद्योग क्षेत्र में भी रखे जाते हैं और प्राथमिक में भी रखे जाते हैं। तो इसके प्राप्ति के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र और इसके संरचना के अनुसार ये उद्योग क्षेत्र में चले जाता है। इसीलिए खनन उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्रांति से है कि पीली क्रांति या प्रिप्त क्रांति किससे संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार यहां से व्यापक प्रश्न पूछ चुका है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रांति कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है। जैसे शुरुआत बात करी जाए हरित क्रांति। भारत में क्रांतियों की शुरुआत हरित क्रांति से होती है, खाद्यान्न को लेकर। फिर आता है श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन को लेकर। फिर नीली क्रांति, मत्स्य को लेकर। या तो भूरी क्रांति, चमड़ा को लेकर, या कोको भी इसी में शामिल है। फिर आता है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति उर्वरक के लिए था। लाल क्रांति मांस के लिए, टमाटर भी शामिल हो जाता है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्रांति है, वो गोल क्रांति, आलू के लिए। रजत क्रांति, अंडा के लिए। ठीक है। इसके साथ पीली क्रांति या पीत क्रांति, तिलहन के लिए। तो उत्तर में आपको मिल चुका है यहां पास
कि पीली क्रांति किसके लिए? तिलहन के लिए। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न क्रांति हरित क्रांति के लिए, मत्स्य के लिए नीली क्रांति है और दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति है। हमारा उत्तर क्या होगा? तो तिलहन हो जाएगा। यहां पर पीली क्रांति किसके लिए है? तिलहन के लिए। याद रखिएगा, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वो है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी। सन 1951 से भारत में लगातार 12 पंचवर्षीय योजना चली है। बीच में कुछ वर्षों का योजना अवकाश भी आया है, वो अलग है, लेकिन अगर कंटिन्यू बात करें तो 12 हमारे पास पंचवर्षीय योजना चलते आ रही है। 2017 में इसका क्या कर दिया गया? समापन कर दिया गया। उसके बाद से हमारे पास पंचवर्षीय योजना नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि का जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रहा था? तो इसका उत्तर होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। रीजन क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी और 61 से लेकर 86 तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। इस पंचवर्षीय योजना में चीन का आक्रमण हो जाता है 1962 में, फिर 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण हो जाता है और इसी समय भारत में अकाल भी पड़ जाता है। कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या है? डाउनफॉल आता है और हमारी जो कृषक अर्थव्यवस्था वो पिछड़ जाती है, वृद्धि दर ऋणात्मक चले जाता है और तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना भी बन जाती है। इसलिए याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में भी ऋणात्मक विकास दर देखने को मिली थी किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा कि भारत ने पंचवर्षीय योजना को किस देश से ग्रहण किया है? किस देश से हमने प्रेरित होकर अपने यहां पंचवर्षीय योजना क्या है लागू की थी? बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित है। आसान प्रश्न, थोड़ा सा यहां मुश्किल बना दिया। ठीक, क्या पूछ रहा है कि एक सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सम्मेलन होता है अमेरिका में, जगह का नाम रहता है ब्रेटन वुड्स। यह सम्मेलन 1944 में होता है और यहां पास एक ऐसी संस्था के निर्माण की बात की जाती है जो व्यापार को भी संभाल सके और जो पूरे विश्व को लोन के माध्यम से या ऋण के माध्यम से पुनर्निर्मित कर सके। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर था उसमें सभी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, लोगों को पैसे की जरूरत थी, ऋण की जरूरत थी, देशों को आर्थिक सहायता की जरूरत थी। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ी जो सभी को ऋण दे सके और उसके माध्यम से क्या है उनका पुनर्विकास किया जा सके। इसके साथ साथ वैश्विक व्यापार को चलाने के लिए भी एक संस्था की आवश्यकता पड़ने वाली थी। इसीलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो यहां पास ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। व्यापार को देखते हुए आईएमएफ का गठन किया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व के पुनर्गठन के लिए आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये दो चीजों को यहां पास गठित किया गया। इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। यह भी प्रश्न बनता है कि आईएमएफ का जुड़वा बहन कौन? तो आईबीआरडी उसकी जुड़वा बहन है। आईबीआरडी क्या है दोस्तों? तो आईबीआरडी WB वर्ल्ड बैंक की एक संस्थान है। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन को यदि आप टुकड़ों में तोड़ेंगे तो यह 5 हिस्से में टूट जाता है। एक होता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक होता है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक होता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक होता है IMGA, एक होता है आईसीड। ये 5 भागों में वर्ल्ड बैंक को क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। लेकिन इनमें से 2 इंपॉर्टेंट संस्था जिनको मिलाने पर वर्ल्ड बैंक का गठन कर दिया, इनको 2 को मिला दोगे तो ये लगभग वर्ल्ड बैंक है पूरा का पूरा। तो ये 2, इसमें से आईबीआरडी का गठन 1944 में ही आईएमएफ के साथ हो गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसीलिए आईएमएफ की जुड़वा बहन कहा जाता है किसे? वर्ल्ड बैंक, उसको कहा जाता है आईबीआरडी को। तो उत्तर क्लियर है हमारा, आईएमएफ और आईबीआरडी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न होगा विश्व आर्थिक क्षेत्र सेस की नीति से। सेस SEZ स्पेशल इकोनॉमी जोन की बात हो रही है। यहां पास होता क्या है, सन 1965 में भारत सरकार ने EPZ का गठन किया।
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, इसे हिंदी में कहा गया निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। यह निर्यात को देखते हुए केवल इसका निर्माण किया गया था। एक ऐसा जगह होता है जहां पास पूरे भारत से कम कानून होते हैं। वहां पास यदि आप पूरे अन्य भारतीय क्षेत्रों को देखेंगे और उसे देखेंगे तो वहां पर जो कानून होते हैं वो शिथिल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। वहां पास निर्यात को लेकर आप कोई वस्तु बना सकते हैं, वहां पास सभी सुविधाएं होती हैं उद्योग धंधे को चलाने के लिए। तो 1965 में कांडला गुजरात से इसकी शुरुआत की जाती है। बाद में अप्रैल 2000 को यह देखा जाता है कि अब इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चेंज कर दिया जाए, पॉलिसी। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि SEZ की पॉलिसी कब से आती है, तो वो आती है अप्रैल 2000 से। लेकिन SEZ का जो पूर्णतः गठन हुआ वो एक्ट से होता है। SEZ एक्ट है 2005 का और ये लागू हुआ था दोस्तों 2006 में। तो हमको इसके बारे में सभी जानकारी रखना है कि SEZ का जो पूर्ववर्ती वो कौन है, EPZ है, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। पहला कौन सा था, कांडला गुजरात था। फिर अप्रैल 2000 में इसको चेंज करने की पॉलिसी बनती है SEZ में। ये एक्ट कब बनता है, तो 2005 में, और लागू हो जाता है 2006 में। आज के डेट में वर्तमान में सारे के सारे EPZ को SEZ में चेंज कर दिया है। रायपुर में भी हमारा एक SEZ है, सौर पैनल सेज, मतलब छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, सौर पैनल सेज की बात होती, ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा ना, याद रखें, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। आसान प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। गलती से लोग क्या है, हड़बड़ी में मार देते हैं, योजना आयोग करता होगा ऐसा लगता है, क्योंकि सारे इकोनॉमिक फैसले वो लेता है। या फिर कई लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो वित्त मंत्रालय मार देते हैं, दोनों गलत हो जाएगा। सेबी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। उत्तर क्या होगा, RBI। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति का क्या करती है, संचालन करती है। उसका निर्माण करने का काम RBI के पास है। RBI में भी एक बॉडी है, वो है MPC, मॉनेटरी पॉलिटिक कमिटी, मौद्रिक नीति समिति। जो समिति है वो क्या करती है, बैठक करती है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कि आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें कौन से हमें मौद्रिक नीति का परिचालन करना है, मतलब किसको कितना प्रतिशत रखना है रेट को, कैसे ये काम करती है वो देखते हैं। एमपीसी का गठन हुआ अक्टूबर 2016 को, इसका गठन हो जाता है। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, जिनमें 3 आरबीआई से ही होते हैं। एक होता है आरबीआई के गवर्नर जी, एक होते हैं आरबीआई के डीवाई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, और एक होते हैं यहां पास आरबीआई के ऑफिसर, अधिकारी, जो कहां से आते हैं, तो केंद्रीय बोर्ड से आते हैं। आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड होता है, वहां से एक अधिकारी को भेज दिया जाता है। तो ये 3 हो गए। इसके साथ साथ 3 अन्य व्यक्ति होते हैं। अब ये अन्य बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान हो गए, वहां से इन 3 व्यक्तियों को लेके आते हैं 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। तो इस प्रकार से 6 लोगों की कमेटी यहां गठित की जाती है, और उसके बाद यहां पर डिसाइड किया जाता है कि आने वाले समय के लिए जो विभिन्न प्रकार की दरें हैं उनका कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कैसे करते हैं, तो इनकी बैठक होती है। बैठक के बारे में यह है कि साल में 4 बैठक अनिवार्य है। हर 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे आप तो प्रत्येक 2 माह में बैठक हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हर द्विमासिक यहां पर समीक्षा की जाती है। हर 2 महीने में समीक्षा हो जाता है। उस 2 माह की समीक्षा में क्या करते हैं, इन्हें रेट डिसाइड करते हैं कि सीआरआर का रेट कितना होगा, एसएलआर का रेट कितना होगा, रेपो रेट कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, रेट डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो अभी जो रेट रखा गया वो रेपो रेट रखा गया 4.9%, एसएलआर 18% और सीआरआर 4.5%। ये रेट को डिसाइड करने का काम कौन करती है, तो मौद्रिक नीति कमेटी करती है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में आरबीआई ने जो रेपो दर है उसे 50 पॉइंट बढ़ा दिया। 50 पॉइंट बढ़ा दिया। 100 पॉइंट में
1% होता है। जो आरबीआई का बेसिस पॉइंट का थ्योरी है उसमें कहा जाता है कि 100 पॉइंट में 1%, तो 50% में 0.5% होगा। कितना होगा ये? 0.5%। ये बढ़ा दिया गया है। अभी कितना है रेपो रेट? 4.9%। ये 50% बढ़ा हुआ है, 0.5% बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है पहले ये 4.4% था, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, मतलब 0.5% बढ़ा दिया गया है। आया बात समझ में? तो ये ऐसे काम करता है। इनमें जो गढ़पूर्ति है दोस्तों वो 4 है। गढ़पूर्ति कितनी है? 4 की गढ़पूर्ति होती है। इस प्रकार से एमपीसी के गठन होती है और एमपीसी क्या करती है? अपनी रिपोर्ट हर 2 माह में पेश कर देती है। 4 बैठक होना अनिवार्य कह दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में 6 बैठक ये कर रहे हैं। ठीक, और अभी के कुछ ये रेट्स रहे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काम आएगा आपके। बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो आरबीआई से रिलेटेड है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? टुकड़ों में इसको ना हम लोग व्यवहारिक रूप से देखते हैं। आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंक, ये उनके व्यावसायिक बैंक हैं, कि कुल जमा का मतलब कुल एनडीटीएल का कुछ आरक्षित हिस्सा भाग, जो कुछ प्रतिशत के रूप में, अनुपात के रूप में क्या कहलाता है? तो जब कभी भी आरबीआई के नीचे काम करने वाले जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनके एनडीटीएल का कुछ हिस्सा यदि उनके पास है, आरबीआई के पास है, तो कंफर्म है वो सीआरआर होगा, कैश रिजर्व रेशियो होगा। कैश रिजर्व रेशियो हमेशा नगद में रखी जाती है। इसका जो रेंज है वो 0 से 15% है। इसका जो तय है वो आरबीआई करती है। हमेशा नगद में 0 से 15% का रेंज है और हमेशा ये आरबीआई तय करती है। वर्तमान में 4.5% अभी हमने देखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। सीधी सी बात है, क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? बहुत सारे रिपोर्ट जारी करते हैं। हमें कुछ कुछ रिपोर्ट को यहां पास याद रखना पड़ेगा। जैसे विश्व खुशहाली रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा क्या है? ये जारी किया जाता है। इसके साथ साथ सतत विकास रिपोर्ट भी इन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट इसी के द्वारा क्या है? जारी किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा भी रिपोर्ट जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ये दोनों यूएनडीपी के द्वारा क्या है? जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ हमें रिपोर्ट्स और उनको जारी करता कौन है इसको ध्यान देना पड़ेगा। अगले बार जब मैं वीडियो लेके आऊंगा तो आपके लिए यहां पास करंट के डाटा लेके आऊंगा, ताकि आप एक हफ्ते के बीच में यहां पास क्या है? पढ़ लिए रहेंगे कि कौन कौन से रिपोर्ट कौन कौन से संस्था जारी करती है, जिससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। करंट के डाटा भी बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इस वाले रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है, इसका रैंक कितना है, पहला कौन है, आखिरी कौन है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे वीडियो लेकर तो उसमें आपको बहुत सारे रिपोर्ट बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भुगतान संतुलन को लेकर। भुगतान संतुलन में निहित होता है। अब यही नहीं पता भुगतान संतुलन क्या है तो फिर ये प्रश्न नहीं सॉल्व होगा। बात करते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? समझिए, अगर कोई एक्स कंट्री है, कोई वाई कंट्री से व्यापार करती है, कुछ भेजती है और कुछ लेती है। ये एक्स कंट्री और दूसरे देश से व्यापार कर रही है, जेड से, ये और दूसरे से कर रही है। इसका मतलब यह है कि इनका जो यहां पास जो पेमेंट सिस्टम का जो यहां पास चार्ट रखा जाएगा उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। जिस खाते पर यह लेन देन किया जाता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। एक कंट्री के नागरिक के द्वारा विश्व की अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं से की जाने वाली लेन देन जिस खाते में निर्धारित की जाती है या नियंत्रित की जाती है उसे भुगतान संतुलन खाता कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मान लेते हैं मैं भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहा हूं, तो मैं अब चेक करूंगा कि इसमें क्या क्या शामिल कर लूं। सब कुछ शामिल हो जाएगा, दृश्य मद, अदृश्य मद।
तो दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार, दृश्य मतलब जो दिखता है, जनरली इसमें वस्तु को ऐड कर लिया जाता है। अदृश्य जो नहीं दिखता उसमें जनरली सेवा को ऐड कर लिया जाता है। जनरली होता तो बहुत कुछ ऐड है। इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दृश्य व्यापार और अदृश्य दोनों को शामिल किया जाता है। ए और बी दोनों आएंगे। ऑप्शन के हिसाब से अब डी ही हमें लग रहा है कि ये आ जाएगा, डी होगा। क्यों? क्योंकि एक और दो कहीं दिया ही नहीं, 1 और 2, अगर वो दिया होता तो वो मार देते, लेकिन सी में दिया है ऋण। तो ऋण कहां शामिल होता है? देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ना यहां पर अगर हम अलग अलग करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि दृश्य व्यापार का, अदृश्य व्यापार का, वस्तुओं के आयात का, वस्तुओं के निर्यात का, सेवाओं के आयात का, सेवाओं के निर्यात को हम लोग यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्रू दर्शाते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को दर्शाने का एक और तरीका है, खातों के माध्यम से। एक है चालू खाता और एक है पूंजी खाता, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। क्या हो रहा है देखिए, थोड़ा समझिए कि यदि मैं चालू खाते की बात करूं तो इसमें हम लोग वस्तु या फिर सेवा दोनों के आयात निर्यात को शामिल कर देते हैं। तो आप बोलोगे तो फिर मिक्स हो गया, ये वाला पूरा आ गया। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है समझना। यदि मैं कहूं कि एक देश से दूसरे देश में मैं किसी कार को बेच रहा हूं, यहां बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो ये चालू खाते में चले जाएगा। कहां चले जाएगा? चालू खाते में, क्योंकि वो केवल क्या कर रहा है? खरीदी और बिक्री कर रहा है, लेन देन कर रहा है, ये चालू खाता है। या फिर कुछ सेवा खरीद रहा है, तब भी ये चालू खाते में चले जाएगा। तो चालू खाते में दृश्य और अदृश्य दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं वहीं ये भी बोल दूं कि ये व्यक्ति पूरे के पूरे कंपनी को खरीदना चाहता है, फैक्ट्री को खरीदना चाहता है, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा? ये पूंजी खाते में चले जाएगा, क्योंकि यहां लंबे समय के लिए पैसा रखना है आपको। लंबे समय के लिए यहां क्या है? ट्रांसफर किया जा रहा है पैसे का। इसीलिए पूंजी खाते को कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में पैसा कैसे आता है भारत में? तो एक तरीका है कि विदेशी निवेश के थ्रू आए। भाई निवेश का पैसा कैसे आएगा? मान लेते हैं भारत में कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो पैसा तो भारत में ही आ रहा है ना, तो वो चालू खाता तो हो नहीं सकता, क्योंकि सामान की खरीदी बिक्री हो नहीं रही है। ठीक, कुछ समय का आयात निर्यात तो है नहीं, तो जब ये पैसा आता है विदेशी निवेश, तो वो पूंजी खाते से आता है। फिर है कुछ ऋण के माध्यम से आता है। ऋण भारत सरकार लेती है विभिन्न संस्थानों से, विभिन्न प्रकार के देशों से, तो वो ऋण भी पूंजी खाते में चले जाते हैं, क्योंकि लंबे समय का है। फिर आता है अन्य जमा। अन्य जमा भी पूंजी खाते में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एनआरआई का पैसा होता है, जो बाहर लोग काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं, वो भी यहां पर शामिल हो जाता है। एकल हस्तांतरण जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऐसे भी बनाया जा सकता है जिसमें ऋण क्या है? शामिल है। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाते हैं? तीनों शामिल हो जाएंगे। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। बैलेंस पेमेंट याद रखिएगा। इसको लेकर भी कुछ डाटा है हमारे पास, डाटा अगले क्लास में देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? बहुत अच्छा क्वेश्चन समझने की दृष्टि से। हो क्या रहा है? ये कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि को नापिए। सबसे अच्छा कैसे पता चलेगा कि आर्थिक वृद्धि हो रही है? मैंने कहा कि इस साल मेरा जीडीपी 1000 का है, अगले साल हो गया मेरा जीडीपी 1200 का। बहुत अच्छा जीडीपी है, 20% का उछाल हो गया है, तो अच्छी बात है। ठीक, तो यही तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन नहीं, जीडीपी से नहीं नाप सकते। जीडीपी ही शुद्ध घरेलू उत्पाद है, बस उसमें डिप्रिसिएशन हटा देते हैं, बाकी कुछ नहीं हटता है। जीडीपी से ही हमारा जीएनपी निकलता है या एनएनपी निकलता है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। उसमें बस आयात और निर्यात विदेशी व्यापारों को जोड़ दिया जाता है। जीडीपी से जीएनपी और एनएनपी निकल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को बहुत अच्छा माना जाता है। रीजन उसका क्या है? मान लेते हैं कि यहां पास लोगों की संख्या 100 थी, तो एक व्यक्ति की आय कितनी हो गई? तो यहां हो गई 10 रुपए। लेकिन अगले साल जब हम बात करते हैं जीडीपी 1200 हो गया, लेकिन हमारे पास व्यक्तियों की संख्या 140 हो गई। अब हमारा जो जीडीपी है वो 10 रुपए से कम आएगा प्रति व्यक्ति आय में। मतलब इतना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करने का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमारा जनसंख्या ग्रोथ ज्यादा था। तो जीडीपी ग्रोथ से जनसंख्या ग्रोथ का पता नहीं चल पाता, क्योंकि जीडीपी से तो लग रहा था कि 20% का ग्रोथ है, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है। लेकिन जैसे ही उसे आप प्रति व्यक्ति आय में डिवाइड किया तो आपको पता चला कि हमारी प्रति व्यक्ति आय पहले कुछ और थी, ज्यादा थी, और अब क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। इसका मतलब यहां पर यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन उसका फायदा पूरे लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाया। लोगों की जो जीवन स्तर है और नीचे चली गई है।
तो अर्थव्यवस्था में कोई खासा बदलाव नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में यदि आपको आर्थिक समृद्धि की माप करनी है तो सबसे अच्छा पैमाना है कि आप उस देश की प्रति व्यक्ति आय को देखिए। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो देश ठीक ठाक चल रहा है। जीडीपी बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात वहां पर लेके आ जाते हैं। आई बात समझ में? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर्थिक वृद्धि को नापने के लिए। अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल्य आयोग क्या करता है दोस्तों? भारत में जो समर्थन मूल्य है उनकी अनुशंसा करने का काम करता है कृषि मूल्य आयोग। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति जैसे ही चालू किया गया था उसी के समय लगभग इसको चालू भी कर दिया गया था। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। उत्तर क्या है? 1965। लेकिन इसके साथ साथ इसका 1985 में नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे आजकल शॉर्ट टर्म में सीएसीपी, प्यार से सीएसीपी के नाम से बुलाते हैं। यह अनुशंसा करती है कि भारत में लगभग जो 24 प्रकार की फसलें हैं, कहीं कहीं ये डाटा 23 भी मिलेगा, ठीक है, तो 23 और 24 लगभग सही है। उत्तर आपका एक ही पूछेगा। 23 और 24 प्रकार की फसलों पर यह अनुशंसा करती है सरकार को, और सरकार उस अनुशंसा को मान लेती है। मानना बाध्यकारी नहीं है, फिर भी मान लेती है क्योंकि मेहनत करके बनाया गया है, बहुत ज्यादा लंबा रिसर्च किया गया तब जाके इसकी रिपोर्ट को बनाया गया, तो सरकार उनको मान लेती है। इसके साथ साथ गन्ने में एफआरपी प्राइस दिया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनेटरी प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाता है गन्ने में। याद रखिए, गन्ने का अलग है और इनका अलग है। इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य, गन्ने का है एफआरपी प्राइस। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, याद रहेगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न पर। 15वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि फिलिप वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, एक वक्र बनाया ऐसे, एक और उन्होंने रखा मुद्रास्फीति को और एक और रखा बेरोजगारी को। उत्तर तो आप सभी को पता चल गया होगा कि उत्तर होगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध बताता है। इन्होंने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में हम बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं, कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या रहे, कम रहे, तो इसके लिए हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो लोगों तक पैसा पहुंचेगा, काम पहुंचेगा, लोग काम कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और जैसे ही डिमांड करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ जाएगी। देखो यहां पास बेरोजगारी कम हो रही है, नो डाउट, लेकिन आपको मुद्रास्फीति झेलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा यदि आप अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर कम करना चाहते हैं तो आपको मुद्रास्फीति बढ़ानी पड़ जाएगी, यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। वाइस वर्सा, यदि महंगाई चल रही है और महंगाई कम करना चाहता हूं तो पैसा कम कर दो मार्केट से पैसा। जब लोगों के पास जेब में पैसा ही नहीं होगा, ठन ठन गोपाल होंगे लोग, तो यहां पास कैसे वो खरीदारी करेंगे और कैसे डिमांड करेंगे, और डिमांड नहीं होगा तो यहां पास मुद्रास्फीति भी क्या है, कंट्रोल में रहेगी। तो जैसे ही आप पैसा को पुल आउट करेंगे मार्केट से, वैसे ही बेरोजगारी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो मुद्रास्फीति कम करने का प्रयास किया जा रहा है तो बेरोजगारी दर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो वक्र है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है, जिसे बनाया था फिलिप्स ने। ठीक है, न्यूजीलैंड के ये अर्थशास्त्री थे, पूछा जा सकता है इस पर प्रश्न। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आरआरबी को लेकर। आरआरबी की अभी हमने देखी थी स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को। आरआरबी देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली बैंक है, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसे चलाता कौन है, तो इसमें 50% पैसा भारत सरकार का होता है, 15% पैसा राज्य सरकार का होता है और 35% पैसा इसके प्रवर्तक बैंक को होता है। प्रवर्तक बैंक में होते हैं जो किसी राज्य में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को चला रहे होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है, जो एसबीआई है वो प्रवर्तक बैंक के रूप में काम करती है ग्रामीण बैंकों के। जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक है, खासकर हमारे सरगुजा साइड का, मैं सरगुजा कहूं तो जैसे मेरे पास एक एटीएम कार्ड रखा हुआ है, तो वो एटीएम कार्ड ग्रामीण बैंक का है, लेकिन उसमें एसबीआई लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे जो गांव के
जो आरआरबी है, मतलब जो ग्रामीण बैंक है, उसको चलाता कौन है? तो एसबीआई उसका प्रवर्तक है। तो अपना 35% वो उसमें पूंजी लगा के रखते हैं। ठीक है, इसमें नरसिम्हन समिति ने यह कहा था कि इनका ना विलय कर देना चाहिए, ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये सारे बैंकिंग कार्य कर नहीं पाती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है इनके पास। ग्रामीण क्षेत्र में पैसा देने से रिस्क भी ज्यादा होता है, रिटर्न की गारंटी उतनी नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा घाटे में चल रही, इसलिए इनको बोला कि प्रायोजक बैंकों के साथ इनका विलय कर दो। तो दूसरा स्टेटमेंट तो मैं खुद बता रहा हूं कि ये सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट को यदि आप देखेंगे तो गलत है, क्योंकि 50% किसका हिस्सेदारी होता है? केंद्र का होता है। प्रवर्तक बैंकों का लगभग केवल यहां बस 35% होता है, तो इसका केवल उत्तर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, केवल 2 सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 हमारा है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। हरित क्रांति क्या होता है? 1966 में आता है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो अवकाश काल होता है उसमें हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। HYVP प्रोग्राम चला जाता है, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम चला जाते हैं, और उन्नत किस्म के बीजों को लाया जाता है। ठीक है, यहां पास जो अर्थशास्त्री होंगे या फिर यहां पर जो साइंटिस्ट होंगे वो नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। इसके साथ भारत के MS स्वामीनाथन साहब जी होते हैं। इनके द्वारा भारत में हरित क्रांति की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। उसके साथ साथ एक विश्वविद्यालय का भी गठन किया जाता है। उसी विश्वविद्यालय को लेकर प्रश्न है, वो है पंतनगर उत्तराखंड का। उत्तराखंड में सन 1965 में एक विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, उसकी क्या है? शुरुआत की जाती है, और वहीं से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? पंतनगर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है उसके बारे में, कि भारत में जो गरीबी है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो उत्तर होगा इसका निर्धारण गरीबी रेखा से किया जाता है। लेकिन यह प्रश्न नहीं है, प्रश्न को थोड़ा उसने क्या घुमा दिया। तो गरीबी रेखा की जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो यह कहा जाता है, गरीबी रेखा उपभोग व्यय का स्तर है। देखो, आय के हिसाब से गरीबी का निर्धारण नहीं हुआ, जो उपभोग व्यय का स्तर है उसके हिसाब से है कि आप कितना रुपए उपभोग करोगे अपने जीवन जीने के लिए, जीवन स्तर के लिए, वो आपके गरीबी का निर्धारण करेगी। यदि आपका उपभोग करने का स्तर यह है और उस स्तर में यदि आप नहीं आते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर है उस स्तर में, तो आप गरीब नहीं हैं। मतलब यहां पास एक लाइन खींच दिया गया और बोला गया कि यह व्यय का स्तर है, व्यय का स्तर है। यदि आप इतना व्यय कर लेते हैं तो आप एपीएल में आ जाएंगे, अबव पॉवर्टी लाइन। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप बीपीएल में आ जाएंगे, सीधी सी बात है। अब ये उपभोग किसका है? तो परिवार का उपभोग है। कैसा उपभोग है? तो मासिक उपभोग है। तो जितने भी अर्थशास्त्री रिपोर्ट देते हैं वो मासिक परिवार उपभोग व्यय के आधार पर ही देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऊपर से ये जो गरीबी रेखा वो निरपेक्ष संदर्भों में परिभाषित होती है। भारी वर्ड आ गया यहां पर, निरपेक्ष संदर्भ, बहुत आसान है। यहां पर जो गरीबी रेखा की बात हो रही है वो इंडिविजुअल गरीबी रेखा है। यहां पास कलेक्टिव नहीं है कि तू इतना कमाता है, मैं इतना कमाता हूं, मैं गरीब हो गया, तेरा ज्यादा कमाई, मेरा कम कमाई, मैं गरीब हो गया, तू ज्यादा अमीर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सापेक्षता की यहां पर सिद्धांत की बात ही नहीं हो रही। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, हमने सभी को देखा, यदि यह व्यक्ति इस लाइन से नीचे कम खर्चा करता है तो फिर ये गरीब है, ज्यादा खर्च करता है तो गरीब नहीं है, सीधी सी बात है। इसीलिए इसको कहा गया निरपेक्ष लाइन है, ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि यहां पास क्या कंपैरिजन किया जा रहा है कि उसके पास BMW, मेरे पास आल्टो, तो मैं गरीब और BMW वाला अमीर। बिल्कुल नहीं है ऐसा, सापेक्ष नहीं है, यह निरपेक्ष संदर्भों में परिभाषित किया गया है। कैसे परिभाषित किया गया? तो उपभोग व्यय को लेकर किया गया, परिवार के मासिक। यदि मैं रिपोर्ट की बात करूं तो सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट को गवर्नमेंट मानती है आज भी। इसके हिसाब से 816 रुपए परिवार का मासिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में होगा और 1000 रुपए परिवार का मासिक उपभोग व्यय शहरी क्षेत्रों में होगा। बाद में और एक समिति बनती है, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति थोड़ा सा इसको बढ़ा देता है, 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में और 1407 रुपए शहरी क्षेत्रों में क्या है? आय का निर्धारण कर देती है, व्यय का निर्धारण। कितना व्यय यदि करता है शहरी क्षेत्र में तो वो गरीब नहीं होगा। याद रहेगा ये डाटा भी, ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न होगा सही जोड़ी पर। सही जोड़ी मिलाइए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास,
आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, समपोषित विकास, और यहां पास है जीवन की गुणवत्ता। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सभी की विकास की बात कर रहा है सी में। फिर है जीवन की गुणवत्ता। तो जाहिर सी बात है जीवन की गुणवत्ता आपके स्वास्थ्य से ही पता चलेगी। डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि मैं डी की 3 की बात करूं तो हमें आंसर तो तुरंत मिल जा रहा है, आंसर तुरंत मिल जा रहा है, लेकिन हम इस पर बात करते हैं। यदि मैं केवल वृद्धि की बात करूं तो अर्थव्यवस्था में जो भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी पैरामीटर हैं, यदि उन पैरामीटर में अधोगामी या ऊर्ध्वाधर क्या है, यहां पर बदलाव हो रहा है, मतलब सही तरीके से बदलाव हो रहा है, सारे पैरामीटर्स अच्छे बता रहे हैं, तो इसका मतलब है आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन क्या संरचना में वृद्धि हो रही है? मैं कह रहा हूं कि हमारी आर्थिक वृद्धि हो रही, सारे के सारे लोग कृषि क्षेत्र में अभी भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन संरचना में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। संरचना में जब परिवर्तन होगा अर्थव्यवस्था में, तब वो विकास कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगा? आर्थिक विकास। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। संरचनाओं में परिवर्तन होने लगेगा और इसके साथ साथ जीडीपी में जितने भी अस्थिरांक हैं, जितने भी कांस्टेंट है, उनकी क्या है यहां पर बढ़ोतरी दिखेगी, तो वो आर्थिक विकास कहलाएगा। लोगों का जीवन स्तर, उनकी गुणवत्ता, लाइफ स्टाइल सब कुछ बदलेगी आर्थिक विकास में। इसमें केवल क्या पता चलेगा कि यहां पास केवल और केवल वृद्धि हो रही है, जैसे जीडीपी की वृद्धि हो रही थी सेम। तो बी का 1, ए का 4। संपोषित विकास या सतत विकास एक ऐसी अवधारणा को कहा जाएगा जहां पास हम कंटिन्यूअस ग्रोथ करने वाले हैं, लगातार ग्रोथ करने वाले, लगातार हर साल दर साल ग्रोथ करेंगे। लेकिन यह तभी संभव है मेरे दोस्तों जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में क्या होनी चाहिए, या फिर विपुल मात्रा में हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए। तो सतत विकास की जो अवधारणा है वो पर्यावरण से संबंधित अवधारणा है। तो सी का 2, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंगल भी पूछ सकता है कि आर्थिक विकास जहां पास वृद्धि प्लस गुणवत्ता दोनों बढ़ती है, वृद्धि भी होता है, गुणवत्ता भी बढ़ती है, तो क्या हो जाता है? आर्थिक विकास। वृद्धि में केवल वृद्धि बढ़ता है, चाहे जीडीपी बढ़े, चाहे एनडीपी बढ़े, चाहे जीएनआई बढ़े, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ता है, तो ये क्या है? वृद्धि है। संपोषित विकास मतलब यहां पास पर्यावरण है, तो हम आने वाले दिनों में भी क्या कर पाएंगे? विकास कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सतत विकास की जो अवधारणा है वो पर्यावरणीय अवधारणा है। सतत विकास की अवधारणा पर्यावरणीय अवधारणा है, जो वर्तमान के जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की भी जरूरतों में कमी नहीं होने देती है। मतलब आज की हम सभी जरूरतों को पूरा कर लेंगे और जो भविष्य है उसमें भी जो भी जरूरतें हैं उनमें हम कभी भी कमी होने नहीं देंगे, उनकी भी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, उनकी भी जरूरतें पूरी कर ली जाएंगी। तो ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। एक ऐसा विकास जो लगातार होते रहे सतत विकास कहलाता है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, वो है नरेगा से मनरेगा का नाम कब बदला? बहुत आसान प्रश्न है ये, ठीक। मनरेगा एक्ट आया था सन 2005 में। फेब 2006 में इस योजना की क्या होती है? शुरुआत होती है। याद रखिएगा, एक्ट है 2005 का और इसकी शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006। बाद में सन 2009 को, ठीक है, वो भी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर क्या होता है? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से चेंज करके क्या किया जाता है? मनरेगा कर दिया जाता है। ठीक है, मनरेगा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत एक परिवार के एक व्यक्ति को कितने दिन का रोजगार प्राप्त होता है? मिनिमम कितने दिन का रोजगार यहां दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में? ठीक है, तो इस प्रकार से आज की हम लोग जो कड़ी है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा आपको कराए गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसके साथ साथ अगले कड़ी में मैं आपसे और भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों को जो कि डाटा से रिलेटेड होंगे, जो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे आ जाएंगे, उनको लेकर मैं चर्चा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।